दोस्तों, आज हम आपके साथ संयोगिता स्वयंवर कन्नौज की लड़ाई की गाथा शेयर करने जा रहे हैं। इससे पहले कहानी शुरू हो आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कन्नौज नैमिषारण्य के पास बसा है। वहाँ के राजा अजयपाल के जयचंद और रतिभान दो प्रतापी पुत्र थे। जयचंद राठौरवंशी राजपूत थे। उनकी पुत्री संयोगिता जब विवाह योग्य हुई तो अपने दरबारियों की सलाह पर उन्होंने संयोगिता का स्वयंवर रचाने का निश्चय किया। उन्होंने दूर दूर तक के राजाओं को न्योता भेज दिया। दिल्लीपति पृथ्वीराज को जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया। जयचंद और पृथ्वीराज दोनों की माताएं बहनें थीं। जयचंद की मां बड़ी थी, परंतु राजा अनंगपाल ने पृथ्वीराज को गोद लेकर दिल्ली की राजगद्दी का वारिस बनाया था। वैसे भी पृथ्वीराज 12 वर्ष की वय तक वन में एक आश्रम में पला था। आथा कन्नौजपति राजा जयचंद उसे अपने से हीन मानता था। इसके विपरीत उसकी पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज को मन से पसंद करती थी। दिल्ली की एक नृत्यांगना उसकी दासी थी, जिसने संयोगिता को पृथ्वीराज की बहादुरी के कई किस्से सुना दिए थे। स्वयंवर का मंडप सजाया गया। मंडप के द्वार पर पृथ्वीराज की मूर्ति खड़ी कर दी गई। पृथ्वीराज का मित्र चंद्रवरदाई नामक भाट वहां पहुंचा। उसने पृथ्वीराज के इस अपमान को सहन नहीं किया और मन ही मन दुखी हुआ। इधर संयोगिता आभूषणों से सजी सखियों के साथ पूरे मंडप में घूमकर लौट आई। द्वार पर पृथ्वीराज की मूर्ति देखकर वरमाला मूर्ति को पहना दी। संयोगिता तो वापस चली गई। अन्य सब राजा भी अपना अपमान सहते विष का घूंट पीकर वापस चले गए। जयचंद को जैसे ही पता चला, उसे बहुत क्रोध आया। उधर चंद कवि ने पृथ्वीराज को सारा समाचार दिया। पृथ्वीराज संयोगिता की मंशा जानकर प्रसन्न हुआ। उसने अपने साथ हरिसिंह और मराठा वीर को लिया तथा चंद कवि के साथ कन्नौज प्रस्थान को तैयार हो गए। अपने चाचा कान्हा कुमार सिंह से कहा कि आप भारी सेना लेकर कन्नौज पहुंच जाना, मैं पहले जा रहा हूं, वहां युद्ध होना निश्चित है। पृथ्वीराज ने चंद कवि के नौकर का वेश बनाया और कन्नौज के दरबार में पहुंच गए। दरबार स्वर्ग के राजा इंद्र की तरह शोभायमान था। कवि चंद को दरबारी पहचानते थे। उन्हें बैठने को चौकी दी गई। नौकर बने पृथ्वीराज पीछे खड़े रहे। जयचंद को संदेह तो हुआ, परंतु बिना सबूत के पृथ्वीराज को कैसे पकड़ सकता था। राजा ने दिल्ली वाली बांदी को अपने दरबार में बुलवाया ताकि पृथ्वीराज की पहचान करके बता सके। दासी समझदार थी, उसने पहचानने से इनकार कर दिया। वह भी पृथ्वीराज और संयोगिता को मिलवाना चाहती थी। राजा की आज्ञा से चंद कवि और दोनों साथियों का बाग में ठहरने का प्रबंध कर दिया गया। चंद भाट ने महलों में सूचना भेज दी कि पृथ्वीराज बाग में पधार चुके हैं। फिर तो संयोगिता संग सहेली लेकर बाग में जा पहुंची। वहां जाकर पृथ्वीराज के कंठ में जयमाला पहना दी और पान खिलाकर उनकी आरती उतारी। इस प्रकार उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। पृथ्वीराज ने राजकुमारी को दिल्ली ले चलकर विवाह रचाने का आश्वासन दिया। प्रेमपूर्ण भरोसा पाकर वह महलों को लौट गई, परंतु राजा जयचंद को पृथ्वीराज के बाग में उपस्थित होने की सूचना मिल गई। राजा ने मोतियों का थाल सजाया और 30 हाथी 200 घोड़े लेकर बाग को रवाना हो गए। चंद भाट ने संकेत किया। पृथ्वीराज खड़े हो गए। उन्होंने पान का बीड़ा जयचंद राजा को पकड़ाया और हाथ जोर से दबा दिया। भेंट तो चंद कवि को पकड़ा दी, परंतु उन्हें विश्वास हो गया कि चंद के साथ नौकर नहीं, स्वयं पृथ्वीराज ही है। राजा के वापस लौटते ही पृथ्वीराज और चंद बाग से निकल गए और कन्नौज से 3 कोस दूर जाकर डेरा जमा लिया। चाचा कान्हा कुमार को पत्र लिखा कि तुरंत भारी सेना लेकर आ जाओ। पत्रवाहक तुरंत दिल्ली चला गया। कान्हा भी सेना सहित तुरंत चल दिए और 3 दिन में कन्नौज पहुंच गए। इधर पृथ्वीराज ने अपना घोड़ा तैयार किया और महल के पास नदी के किनारे जा पहुंचे। वहां मछलियों को दाना डालने लगे। संयोगिता भी मछलियों को चुगाने के लिए थाल में मोती लेकर पहुंच गई। उसने कहा, प्राणनाथ, आपके पास थोड़ी सी सेना है, कन्नौज की फौज को कैसे जीत पाएंगे? आता मेरा अपहरण करके अपने साथ ले चलो। पृथ्वीराज ने कहा, चिंता मत करो,
हमारी फौज 4 घंटे में पहुंच जाएगी, चुराकर नहीं, हम तुम्हें जीतकर दिल्ली ले जाएंगे। उधर कन्नौज में राजा जयचंद ने लंगरी राय नामक सेनापति को आदेश दिया। सेना के सभी अंग तैयार होने लगे। हरि सिंह बोले, राजकुमारी का डोला सजाकर रणखेत में रख दिया जाए, जो जीतेगा वह इसे ले जाएगा। हरि सिंह की बात सुनकर कन्नौजी सरदार लंगरी राय ने कहा, डोले की बात भूल जाओ, अब यहाँ से जीवित बचकर ही नहीं जा सकोगे। इसी के साथ दोनों की सेना आगे बढ़ी। हाथी, घोड़े और पैदल अपने अपने सामने वाले सैनिकों से भिड़ गए। दिल्ली के सैनिक दोनों हाथों से तलवार चला रहे थे। कन्नौज के सिपाही पीछे हटने लगे तो लंगरी राय ने उन्हें ललकारा, युद्ध में मर जाओगे तो तुम्हारा नाम होगा, और यदि चारपाई पर पड़े ही मृत्यु हो गई तो कोई नहीं पूछेगा। लंगरी राय का ही साथी धीरज सिंह आगे बढ़ और हरि सिंह से युद्ध करने लगा। धीरज सिंह की तलवार का वार हरि सिंह ने अपनी ढाल पर झेल लिया। चौथी बार जो उसने जोरदार वार किया तो तलवार की केवल मूठ हाथ में रह गई। इसके पश्चात हरि सिंह ने जवाबी वार किया। धीरज ने ढाल तो अड़ाई, परंतु गैंडे की खाल वाली ढाल ही फट गई। धीरज सिंह का सिर कटकर दूर जा पड़ा। खून के फव्वारे के साथ उसका धड़ रणभूमि में गिर पड़ा। शाम होते ही युद्ध रोक दिया गया। उन दिनों रात में युद्ध न करने की प्रथा थी। अगले दिन प्रातः जयचंद राजा ने लंगरी राय को आदेश दिया और संयोगिता का डोला सजाकर रणखेत में रखवा दिया गया। ऐलान कर दिया गया, जो जीतेगा वह डोला ले जाएगा। हमा और जमा नाम के 2 मजदूर डोला लेकर आए। राजकुमारी को सजाकर उसमें बिठाया गया और डोला मैदान में रख दिया गया। पृथ्वीराज को भी सूचना मिल गई। दोनों ओर के सैनिक डोले के पास रण को जीतने पहुंच गए। लंगरी राय ने ललकार कर कहा, किस में दम है, जो डोले को हाथ भी लगा सके, दिल्ली तक भी उसको नहीं छोड़ेगा। युद्ध आमने सामने का था। तलवारों से तलवारें भिड़ गई। शूरवीर कट कट कर गिरने लगे। हाथियों की सूंड कट कट कर गिरने लगी। गोविंद राय ने कन्नौज के वीरों को डोला रखकर लौट जाने को कहा। हमा जमा मजदूर भी सैनिक ही थे। उन्होंने तलवार चलाकर गोविंद को गिरा दिया। उसने सिर कटने के बाद भी कई सैनिक मार गिराए। हरि सिंह ने भी हमा जमा पर तलवार का वार कर दिया। अब लंगरी राय और हरि सिंह आमने सामने आ गए। तब हाथी सवार हरि सिंह ने तलवार का जोरदार वार किया और लंगरी राय रणभूमि में गिर गया। राजा जयचंद को लंगरी राय की मृत्यु का समाचार मिला तो वह चिंता में पड़ गया। कन्नौज के 4 सेनानायक बलि चढ़ गए थे, जबकि दिल्ली के 3 सेनापति युद्ध में काम आए थे। फिर तो जयचंद स्वयं समर में कूद पड़ा। उसने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा, वीरों, तुमने हमारा नमक खाया है, अब उसे हलाल करने का समय आया है। डोला दिल्ली किसी कीमत पर नहीं जाना चाहिए। इधर राजा जयचंद युद्ध में उतरे तो उधर पृथ्वीराज ने कान्हा देव चाचा को युद्ध में उतार दिया। दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ जाता है। जयचंद और कान्हा देव की सेना जबरदस्त युद्ध करने लगी। इधर पृथ्वीराज ने डोला दिल्ली की ओर आगे बढ़वा दिया तथा जीत का डंका बजवा दिया। 50 कोस तक संयोगिता का डोला आगे बढ़ गया। सौरों शुकर खेत के मैदान में पहुंचा तो जयचंद फिर वहां पहुंच गया। उसने कहा, डोला जीत कर ले जाते तो तुम्हें वीर मानता, तुम तो चोरी से डोला लेकर भाग रहे हो। पृथ्वीराज ने डोला फिर खेत में रख दिया और पुनः युद्ध शुरू हो गया। कोई कटार चला रहा है तो कोई भाला मार रहा है, कोई कोटा बूंदी की तलवार से वार कर रहा है तो कोई भारी सांग उठाकर फेंक रहा है। तब जयचंद बोले, मित्रों, सदा समय एक सा नहीं रहता। तोरई की बेल सदा नहीं फलती। सावन का महीना हमेशा नहीं रहता। पत्ता पेड़ से टूटकर फिर उस डाल पर नहीं लग पाता। मनुष्य की योनि बार बार नहीं मिलती, अब एक बार मिली है तो यश प्राप्त करने का अवसर मत छोड़ो। लड़ते हुए युद्ध में प्राण चले जाएंगे तो आपकी कीर्ति युगों तक गाई जाएगी। कन्नौज के वीरों ने राजा की बात सुनी तो भयंकर मारकाट मचा दी। अपना प्राय कुछ न देखते हुए तलवारें चलाना शुरू कर दिया।
उधर दिल्ली वाले वीर भी दोनों हाथों में तलवारें लेकर चलाने लगे। जुनब्बी और गुजराती तलवारें खट खट आवाज के साथ चल रही थी। रक्त की नदियां बहने लगी। सौरों क्षेत्र में भयंकर युद्ध हुआ। जयचंद की लाखों सेना समर भूमि में कटकर गिर गई। डोला तब तक 8 कोस और आगे बढ़ गया। पृथ्वीराज जंग जीत गए। तब तक जयचंद के भाई रतिभानु के पास समाचार पहुंच गया कि संयोगिता का डोला पृथ्वीराज बलपूर्वक ले गया। वह भी तुरंत सेना सहित युद्धभूमि में आ पहुंचा। रतिभान भी अपनी हाथी, घोड़ों और पैदल सेना लेकर पहुंचा। रतिभान जब अपने हाथी पर सवार होने लगा तो अपशकुन हुआ। किसी बुजुर्ग ने टोका कि अपशकुन हो गया, कुछ समय रुककर प्रस्थान करना। रतिभान ने कहा, पंडित जी, मैं क्षत्रिय हूँ। जो बनिए ब्राह्मण सिर पर मुकुट पहनकर धूमधाम से बारात ले जाते हैं। शकुन अपशकुन का विचार उनके लिए है। क्षत्रिय युद्ध के लिए पांव बढ़ाकर पीछे नहीं हटाते, चाहे प्राण रहें या न रहें। हमारे अपशकुन का कोई महत्व नहीं। क्षत्रिय का तो धर्म यही है कि दाव लगे तो चुके नहीं, शत्रु को तुरंत मार देना चाहिए। अपनी कथनी कच्ची पड़ जाए तो पड़े, शत्रु को न मारने की कसम खाकर भी मार ही दो, छोड़ो मत। रतिभान ने जाकर डोला रोक लिया। मुकुंद ठाकुर डोला के रक्षक ने कहा कि डोला तो अब दिल्ली जाकर ही रुकेगा। तब रतिभान ने भी वही बात कही, पहले डोले को खेत में रख दो, फिर जो युद्ध में जीते वह डोला ले जाए। मुकुंद ठाकुर ने ललकार स्वीकार की। डोला खेत में रख दिया और दोनों दलों में भारी युद्ध शुरू हो गया। मुकुंद ठाकुर ने भाला चलाया, परंतु रतिभान ने वार को बचा लिया। फिर मुकुंद ने तलवार खींच ली और चेहरे पर वार किया। ढाल से वार रोक लिया गया। इधर तलवार टूट गई। ठाकुर ने सोचा, जिस तलवार से हाथियों के सूंड काटे, घोड़ों के पांव काट डाले, आज वह धोखा दे गई। फिर रतिभान ने पलटकर वार किया। मुकुंद ठाकुर डोले पर ही झूल गए। उनके गिरने से पृथ्वीराज कुछ घबराए। मुकुंद ठाकुर जैसे वीर का इस अवसर पर मारा जाना बहुत दुखद है। पृथ्वीराज की ललकार से दिल्ली के योद्धा फिर डोले पर जूझ पड़े। दिल्ली केवल 8 कोस दूर रह गई थी। रतिभान ने बड़े बड़े शूरवीरों को मार दिया था। पृथ्वीराज को चिंतित देखकर कान्हदेव आगे बढ़े। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, जब तक शरीर में प्राण है युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। कहते हुए कान्हदेव ने अपना हाथी आगे बढ़ा दिया। कान्हदेव ने फिर डोला खेत में रखवा लिया और युद्ध होने लगा। रतिभान ने सांग उठाकर मारी। कान्हदेव ने ढाल अड़ा दी और वार बचा लिया। रतिभान ने फिर अपनी तलवार से वार किया। कान्हदेव की ढाल फट गई और मस्तक पर घाव लगा। फिर कान्हदेव ने पृथ्वीराज को चेताया, बोले, मेरे मस्तक पर टाके लगाकर पट्टी कर दो, मैं अभी युद्ध करूंगा। तब पृथ्वीराज ने कमान खींची और तीर चलाया। फिर कान्हदेव रतिभान से जा भिड़े। कान्हदेव की तलवार का वार अब की बार खाली न गया। रतिभान का शरीर निष्प्राण होकर गिर गया। तब तक डोला दिल्ली के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। अब चंद कवि, पृथ्वीराज और जयचंद ही जीवित बचे। दोनों तलवार खींचकर झपटने को तैयार थे तो संयोगिता ने डोले से बाहर निकलकर अपने पिता जयचंद से हाथ जोड़कर विनती की, अब बहुत हो चुका। राजा पृथ्वीराज मेरे स्वामी है, इन पर हाथ उठाना मुझे विधवा बनाना है। जयचंद रुक गया तो संयोगिता ने पृथ्वीराज से भी विनती की, मेरे पिता पर भी अब वार मत करो। डोला दिल्ली पहुंच गया, अब आप इन्हें कन्नौज लौट जाने दें। राजा जयचंद कन्नौज के लिए वापस चल पड़े। संयोगिता का डोला महल में उतर गया। राजमहल में संयोगिता का भव्य स्वागत किया गया। यदि संयोगिता यही विनती अपने पिता से पहले कर देती तो इतने वीर न मरते, इतने परिवार बर्बाद न होते। झूठी शान के लिए इतनी सेना को मरवाना कहाँ तक उचित है। वह जमाना ही शान दिखाने का था। उन्हें जनता के दुख दर्द की परवाह नहीं थी, जबकि सेना उनके लिए प्राण देने में जरा भी नहीं हिचकती थी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। Please like,
share और सब्सक्राइब माई चैनल।